लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 4। सो वेलकम बैक, दिस इज अनमोल और हम शुरू करने जा रहे हैं चौथी यूनिट। तो अभी तक हमने पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट को बड़े ही अच्छी तरीके से समझा, सारे टॉपिक्स कवर किए और बड़े ही सिंपल वर्ड्स में हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया। आज के इस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। बट आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। Now let's try to understand what is levy and collection of GST. Levy का मतलब होता है basically the right to impose and collect GST. That's what levy and collection of GST is, which we talk about basically and comes from section C of the CGST Act. इसमें हम कहते हैं कि भाई जीएसटी इंपोज करना मतलब जीएसटी लगाने का राइट और कहीं ना कहीं जीएसटी को कलेक्ट करने का राइट। तो इंपोज और कलेक्ट से रिलेटेड ही जो भी राइट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं और इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर की पॉइंट ये है कि जीएसटी इज लिवाइड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की, उन पर कहीं ना कहीं जीएसटी जो है आपका अप्लाई होता है। तो इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंटर का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा, मतलब नॉट विद इन। सो इंट्रा बेसिकली मींस विद इन, ऐसे आप समझ सकते हो। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इंटर का मतलब हो गया कि नॉट विद इन स्टेट्स, इट इज एक्चुअली बिटवीन टू स्टेट्स और अमंग वी कैन से। सो इंट्रा का मतलब होता है विद इन। सो इफ इट इज हैपनिंग विद इन स्टेट, तो जितनी भी इंट्रा स्टेट सप्लाईज हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, वहां पर जीएसटी लिवाई होगा। या आपको याद रखना है, वहां पर जीएसटी लगेगा। यानी कि जो भी विद इन स्टेट सप्लाईज है गुड्स एंड सर्विसेज की, वहां पर जीएसटी लगेगा। पहला की पॉइंट हो गया। दूसरा, इट इज चार्ज एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई किया है, सिर्फ उसी के बेसिस पर जीएसटी लगेगा, खुद से नहीं लगा सकते। So it is charged at the rate notified by the government on the recommendations of the GST Council, जो भी GST Council बताएगी। Tax is collected by the supplier, but वो पेड कौन करे, वो पे होना चाहिए गवर्नमेंट को। So tax is collected by the supplier but paid to the government, and that's why it is an indirect tax. चौथा, इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि बिटवीन स्टेट्स अगर सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वहां पर आईजीएसटी कहीं ना कहीं लिवाई किया जाता है अंडर द आईजीएसटी एक्ट। Then we have one thing which is RCM, जिसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं. So in some notified cases, in few cases, the recipient, not the supplier, is liable to pay the GST. So उसे हम RCM यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं. वहां पर जो रिसीवर है वो टैक्स पे करता है, not the supplier. That is reverse change mechanism, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिस पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है फिलहाल. आगे चलते हैं और बात करते हैं टैक्सेबल इवेंट की अंडर जीएसटी. अब आपको ये समझना होगा किसी भी टैक्स सिस्टम में टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब होता है. टैक्सेबल इवेंट मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि ट्रिगर करे टैक्स लायबिलिटी को, जिसकी वजह से, जिस एक्टिविटी की वजह से यू आर गोइंग टू पे द टैक्स, इज गोना बी योर टैक्सेबल इवेंट. सो टैक्सेबल इवेंट इज नथिंग बट इट इज द एक्टिविटी दैट ट्रिगर्स टैक्स लायबिलिटी. अर्लियर जो थी मैन्युफैक्चर में, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वहां पर एक्साइज ड्यूटी होती थी. वैट जो है वो सेल पर लगती थी. द सर्विस टैक्स लगता था ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस. बट जीएसटी के अंडर होता क्या है, जो टैक्सेबल, सभी कहीं ना कहीं टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया. इसीलिए कहते हैं कि भाई अब जाओ तो सर्विस टैक्स हटवा दो कहीं ना कहीं रेस्टों में, क्योंकि अब वो एक ही टैक्स है, जीएसटी. सो अंडर जीएसटी द टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ये बात यहां पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है. टैक्सेबल इवेंट जो है सप्लाई है यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की. जीएसटी के अंतर्गत जो भी गुड्स की सप्लाई हो रही है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, वही आपका टैक्सेबल इवेंट होगा. ठीक है, तो जो सप्लाई है वही आपका टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इवेंट है, नॉट इनकम, अंडर जीएसटी. अब इस सप्लाई में तो बहुत चीजें आती हैं. सप्लाई में सेल आ गई, सप्लाई में ट्रांसफर आ गया, सप्लाई में सारी चीजें जो लिखी है, ट्रांसफर आ गया, एक्सचेंज आ गया, लाइसेंस आ गया, रेंटल आ गया, लीज आ गया, डिस्पोजल आ गया. सो एनी सप्लाई मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज अ टैक्सेबल अंडर जीएसटी. ठीक है, सो कोई भी सप्लाई अगर आप कर रहे हो
ये सारी चीजें जिसमें इंक्लूडेड है, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल. If you're doing it in the course or furtherance of a business, then it is a taxable under GST और उस पर GST कहीं ना कहीं लगेगा. Now let's quickly talk about valuation of supply under GST. किस तरीके से अब हम इस सप्लाई को वैल्यू, उसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से होती है. So we try to understand here the valuation of supply under goods and services tax. To calculate GST, we need to first determine वैल्यू क्या है सप्लाई की, क्योंकि भाई जीएसटी किस पर लग रहा है, अल्टीमेटली सप्लाई पर लग रहा है. तो अगर हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है तो हमें ही पता करना होगा ना कि भाई सप्लाई की वैल्यू क्या है. तो भाई एक सेक्शन है, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वो ये कहता है, ध्यान से पढ़ो इसको, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. जो भी वैल्यू होगी सप्लाई की, मैंने हमेशा कहा है जीएसटी हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है, टैक्स हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे अप्लाई होगा यहां पर. सो जो भी वैल्यू होगी सप्लाई की, इट शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज जो प्राइस आप एक्चुअली पे करते हो, एंड वॉट एवर इज पेएबल फॉर द सप्लाई, वेयर द सप्लायर and the recipient are not related and price is the sole consideration. So basically GST को हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल वर्ड्स में इनवॉइस वैल्यू पर, जो भी बिल की वैल्यू है. इफ पार्टीज आर अनरिलेटेड, ये कंडीशन है, और प्राइस जो है वो जेन्युइन है. इफ नॉट, देन वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई होते हैं. एंड नाउ वी गोना टॉक अबाउट यही वैल्यूएशन रूल जिनको हम कहते हैं जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स, व्हेन द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल. सो जीएसटी वैल्यूएशन रूल कहते हैं कुछ केसेस में ये होता है कि द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल. जो एज इट इज प्राइस है, द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई, कुछ केसेस में वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और मे बी बार्टर डील्स हो गई. तो बार्टर डील्स में कैसे करोगे, वहां पर वैल्यूएशन रूल्स आते हैं अंडर सीजीएसटी वैल्यूएशन रूल्स 2017. मेन वैल्यूएशन मेथड्स क्या क्या हैं, पहला है ओपन मार्केट वैल्यू, प्राइस चार्ज्ड इन ओपन मार्केट. दूसरा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द काइंड एंड क्वालिटी, इट मींस सिमिलर गुड्स सर्विस प्राइस. कॉस्ट बेस्ड मेथड, जहां पर 110% हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या एक्विजिशन का. और चौथा है रेजिडुअल मेथड, बेस्ड ऑन बेस्ट जजमेंट इफ अदर्स कांट बी अप्लाइड. तो ये जो है वो चार मेन वैल्यूएशन मेथड्स हैं और इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं when transaction value is not applicable. Now let's quickly talk about excess input tax credit. ये एक टर्म है ITC. इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब होता है claiming credit of GST paid on purchases to reduce the tax payable on sales. एक बार फिर इसको पढ़ते हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस क्लेमिंग क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेजेस. जो भी आपने खरीद फरोख्त की है, उस खरीद फरोख्त में आप अपने ओवरऑल टैक्स जो भी आप पे करोगे उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्रेडिट क्लेम करते हो ऑफ वॉट एवर द जीएसटी पेड इज. दैट इज वॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज. It means claiming credit of GST paid on purchases to reduce the tax payable on sales. लेकिन क्या हो अगर इनपुट क्रेडिट बड़ा हो जाए आउटपुट क्रेडिट से, तो कहीं ना कहीं यही कंडीशन जो है ये क्रिएट करती है एक्सेस आईटीसी को, एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट को. क्योंकि अगर इनपुट क्रेडिट बढ़ जाएगा देन आउटपुट टैक्स से, तो ये एक एक्सेस आईटीसी हो जाएगा, एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा. So it can be carried forward to next period or maybe it can be claimed as refund if eligible. And it is really common in cases of or in scenarios of export businesses or when supplying zero rated goods, जहां पर कोई भी GST नहीं है, zero rated goods हैं जो. So ये हो गया आपका excess input tax credit. आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हो of whatever the GST you have paid on purchases to reduce whatever the tax payable on sales is. But अगर टैक्स जो भी इनपुट क्रेडिट है आपका जो कि आपने क्लेम किया है that is greater than the output of tax, so ये यहाँ पर एक्सेस आईटीसी या एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाता है, और जहां पर आपको which can be carried forward basically to next period or which can be also claimed as refund if eligible. Then let's quickly talk about GST refund.
रिफंड का मतलब है गेटिंग बैक दैट एक्सेस क्रेडिट जो आपने यहां पर क्लेम किया था। तो जब आप गवर्नमेंट से आपको वो एक्सेस टैक्स या क्रेडिट मिलता है तो देन दैट इज अ जीएसटी रिफंड। कुछ ही कंडीशंस हैं जिस पर आपको रिफंड अलाउड है। पहला, एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के केसेस में, ऑब्वियसली द सिचुएशन वेयर इनपुट क्रेडिट इज ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, वहीं पर आपको एक्सेस आईटीसी या एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, which can be claimed as refunded, but the condition is only in cases of excess payment of tax. Obviously जब excess payment होगी टैक्स की तभी allowed है refund. दूसरा, in case of exports without payment of tax or with refund of IGST. तीसरा, inverted duty structure, अगर आपका इनपुट टैक्स बड़ा है आउटपुट टैक्स से, जो कि हमने बात करी अभी, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट के दौरान, accumulated ITC in certain notified cases, and refund has to be claimed electronically within 2 years. आपको claim करना होता है from the relevant date. All refund applications are made via form GST RFD 01. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारे क्विकली एक शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तो ये जस्ट रीडिंग इट एंड यू नो जस्ट गो थ्रू इट, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे एंड विल बेटर यू नो प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। टीडीएस के हम बारे में बात करते हैं अंडर जीएसटी सेक्शन 51। Now TDS under GST is applicable on payments made by government departments or notified persons to suppliers. TDS कहां पर एप्लीकेबल होता है? सो टीडीएस वहां पर अप्लाइड होता है जब भी गवर्नमेंट कोई पेमेंट करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है, जब वो कोई पेमेंट्स करते हैं सप्लायर्स को, तब वहां पर टीडीएस लगता है। पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और नोटिफाइड पर्संस टू सप्लायर्स। तो मेन पॉइंट ये है कि टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट 1%। टीडीएस को हमेशा हम डिडक्ट करते हैं एट 1% अंडर सीजीएसटी, 1% अंडर एसजीएसटी, यानी कि टोटल 2% अंडर आईजीएसटी if the contract value exceeds 2.5 lakhs. अगली बात, TDS is deducted on payment not invoice. TDS को invoice पे नहीं डिडक्ट किया जाता है, इसको पेमेंट पे डिडक्ट किया जाता है। अगली बात, the deducted tax must be deposited with the government and TDS certificate must be issued to the supplier. जो भी टैक्स डिडक्ट किया गया उसको गवर्नमेंट को वापस से आपको डिपॉजिट करना है, और जो भी टीडीएस सर्टिफिकेट है वो इशू होगा टू द सप्लायर. नाउ द सप्लायर कैन क्लेम क्रेडिट ऑफ द टीडीएस इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. तो ये कुछ बातें आपको टीडीएस से रिलेटेड जाननी है, बट इतना ध्यान रखना है कि टीडीएस अंडर जीएसटी इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द पेमेंट्स व्हिच इज मेड बाय गवर्नमेंट टू द सप्लायर्स. नाउ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सेक्शन 22 से 30. नाउ हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, किसको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना होता है? सबसे पहली बात, कोई भी सप्लायर, कोई भी नहीं, हर सप्लायर, कोई भी यूज करना यहां पर सही नहीं है, हर सप्लायर, हर वो सप्लायर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का है, 10 लाख इन स्पेशल कैटेगरी रखा गया है, बट 20 लाख से अगर ऊपर उसका टर्नओवर है साल का एग्रीगेट, कोई भी सप्लायर जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर एक्सीड कर रहा है, देन उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में. इट इज अ कंपल्सरी रजिस्टर्ड अगेन रजिस्ट्रेशन फर्दर फॉर इंटरस्टेट सप्लायर, जो कि इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर ऑनलाइन आपका बिजनेस है होना ही चाहिए जीएसटी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो अगर आप, या टीडीएस टीसीएस डिडक्टर हो अंडर जीएसटी. Now, voluntary registration का मतलब है कि even if turnover is below, not you know this 20 lakh, or in certain special category, if it is not in 10 lakh, even then if your turnover is below the threshold, you try to register voluntarily, so you can do that. That is a voluntary registration. प्रोसेस क्या है? यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ बाय दिस वेबसाइट. तो ये वेबसाइट आपका लिंक मैंने डाल दिया है. रजिस्ट्रेशन इज डन ऑनलाइन वाया दिस www.gst.government.in. PAN, business address, bank details required है, mandatory है, and once registered 15 digit का आपको एक GST नंबर मिलता है. ध्यान रखना है आपको. Talking about the cancellation and amendment, registration can be cancelled अगर business close होता है या it becomes exempt. Also details like address, authorized person, they can be updated anytime. So thank you so much. यहीं से हमने cover कर लिया है unit 4. Last unit, unit 5 मिलेंगे next lecture में. Till then keep studying. Take care.